नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। राजस्थान में मौसम का ट्रिपल अटैक। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का भारी असर देखने को मिल रहा है। कई जिलों में तेज बरसात के साथ ओलावृष्टि हो रही है। बारिश और ओलावृष्टि ने ठिठुरन बढ़ा दी है। कुछ जिलों में बरसात ओलावृष्टि से फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। तो आज प्रदेश का मौसम बिगड़ा हुआ है। आज बारिश भी है, ठंड भी है और साथ ही साथ किसानों के लिए यह मौसम जो है वो नागवार गुजर रहा है, क्योंकि लगातार ओलावृष्टि और तेज बारिश की वजह से जो फसलें इस समय खेतों के अंदर खड़ी हैं, उन फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की 3 तस्वीरें अलग अलग जिलों की हम आपको दिखाते हैं। इन 3 तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय राजस्थान की क्या स्थिति है। एक तो बरसात की वजह से ठंड बढ़ गई है और कई जिलों के अंदर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कश्मीर वाले नजारे आपको नजर आएंगे, क्योंकि ये बर्फ है। आप यकीन मानिए कि राजस्थान है। ये हम आपको कश्मीर की तस्वीरें नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि राजस्थान की तस्वीरें हैं। ये गली के अंदर किस तरीके से बर्फ जमी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे लद्दाख या कश्मीर की तस्वीरें हैं। और तीसरी तस्वीर जिसमें इन फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, ये तस्वीरें राजस्थान की, उस प्रदेश की जिसे पूरी दुनिया के अंदर रेगिस्तान और तपती गर्मी के लिए जाना जाता है, लेकिन आज यहां बर्फ है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें आज के बिगड़े हुए मौसम की। और इसके अलावा और 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं आज के मौसम की। आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है। पहले देखिए टोंक बारिश में डूबा हुआ। दूसरी तस्वीर उदयपुर की, उस झीलों के शहर की जहां पर बर्फ ही बर्फ। और तीसरी तस्वीर जोधपुर की, जहां आपको ओले गिरते हुए नजर आएंगे। ये तस्वीरें राजस्थान के लोगों को वाकई हैरान कर सकती है कि एक पूरी गली के अंदर जो है या पूरे शहर के अंदर बर्फ ही बर्फ। तो आज सर्दी, बारिश और ओले, बर्फ एक साथ। और ये जोधपुर की तस्वीरें, पूरा शहर पानी पानी। सुबह से रिमझिम बरसात हो रही है और साथ ही ओले भी गिरते हुए नजर आ रहे हैं। सर्दी का महीना, बारिश, बर्फ, यानी एक साथ टेम्परेचर को कम करने के सभी कारण मौजूद हैं और लोग इस बारिश और बर्फ की वजह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इस आज के मौसम का जनजीवन पर भी खासा असर नजर आ रहा है। और चूंकि रविवार का दिन है, संडे है, ऑफिस जाने वालों की भीड़ नहीं है, कामकाज पर जाने वालों की भीड़ नहीं है, इसलिए थोड़ी सी राहत की बात कही जा सकती है कि ट्रैफिक वाली स्थिति नहीं है। लोग घरों पर दुबके हुए हैं इस मौसम के चलते। अगर यही मौसम किसी हफ्ते के किसी और वार को बिगड़ा होता तो शायद शहर की तस्वीरें नजर आती ट्रैफिक से भरी हुई या जाम लगे हुए। लेकिन आज संडे होने की वजह से लोग अपने अपने घरों में इस समय दुबके हुए हैं। ये तस्वीरें मरु प्रदेश राजस्थान की। और ये उदयपुर की 2 तस्वीरें। एक तरफ पानी गिर रहा है, दूसरी तरफ जब लोग सुबह उठकर घर का दरवाजा खोलते हैं तो पूरी गली, पूरा कॉलोनी बर्फ से अटी हुई नजर आती है। और फिर जैसा कि आमतौर पर बच्चे बर्फ के गोले बनाते हैं, वो तस्वीरें यहां पर भी देखी जा सकती हैं, क्योंकि ये अनुभव जो है वो राजस्थान के लोगों के लिए नया नया सा है। ओले गिरते हैं, लेकिन इस तरीके से बर्फ से भर जाना, ये आमतौर पर राजस्थान के अंदर इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आती है, लेकिन अब नजर आ रही हैं।
और अब बात सिरोही की भी कर लेते हैं, जहां बरसात की वजह से किसानों की फसलें चौपट हो गई हैं। सिरोही के आसपास पपीता, गेहूं, टमाटर, भिंडी, कई तरह की सब्जियों को नुकसान पहुंचा है। अब किसानों को चिंता सताने लगी है। मौके से जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रतीक सोलंकी ने। सक्रिय होने के कारण जो इसका तापमान पर खासा असर पड़ने को देखा जा रहा है। वहीं अगर मौसम में बदलाव की बात की जाए तो इसका सीधा असर जो है किसानों की खेतीबाड़ी पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले दिनों में लगातार मौसम के बदलाव के कारण जो है पपीते की फसल पर इसका सीधा असर देखने को मिला, लेकिन देर रात को हुई बारिश के चलते जो किसानों की फसलें जो है अब पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। पीछे मैं बताऊंगा एक सिरोही के पास में एक गोयली में एक खेत है, यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये फसलें पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। बारिश के कारण पूरी फसलें जो है धराशायी हो चुकी है, जमींदोज हो चुकी है। अब किसान जो है चिंता में है कि उनका अब आगे की स्थिति में क्या होगा, क्योंकि किसान जो है इस फसल को पाने के लिए अपनी पूरी रोजी रोटी पूरी यानी कि अपनी जो है लोन लेकर जो है इस फसलों को जो है यानी कि बोता है और लोगों से आस की जाती है, किसान आस करता है कि उनको कहीं ना कहीं जो है कोई फसल अच्छी हो, उनको कोई फायदा मिल सके। इसलिए हमारे साथ में किसान जुड़े, उनसे बात करेंगे। आप बताइए कि कौन सी फसलें हैं, क्या बोई थी आप? गौ बोए थे सर। कितने बीघा में बोई थी आप? 20 बीघों में। तो अभी क्या स्थिति है? खराब हो चुकी है पूरी। अब क्या मांग है प्रशासन से आपकी? सहायता मांगेंगे और क्या मांगेंगे। अच्छा, यानी कि देखा जाए तो 20 बीघा में ये कृषि की हुई थी। यहाँ पर देखा जाए तो मौसम में बदलाव के कारण जो तेज बारिश हुई है उससे जो पूरी तरह से फसल नष्ट हो चुकी है। लगातार अब किसान जो है मांग करते आ रहे हैं कि उनको मुआवजा मिले, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो सिरोही के ग्रामीण अंचल इलाकों में पूरे जिले में बारिश जो बहुत यानी कि तेज हुई थी, जिसके कारण जो है कॉमर्शियल खेती यहाँ पर पपीता, टमाटर, सब्जी की जो खेती थी वह भी चौपट होती हुई नजर आती है, क्योंकि इस कॉमर्शियल खेती होने के कारण जो है इसका जो है बाहर के राज्यों में इसका जो है बेचने के लिए जाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब जो किसान है गहरी चिंता में है, क्योंकि उनको मुआवजा किस प्रकार मिलेगा और ये फसल जो चौपट हुई है इसका आगे क्या होगा, क्योंकि किसान की चिंता कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार मौसम में बदलाव के कारण जो है किसान अब किसी न किसी रूप में सरकार से और प्रशासन से जो मांग कर रहे हैं कि उनको मुआवजा मिले। कैमरा पर्सन हितेंद्र सिंह के साथ प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान। और कैसा है आज प्रदेश के मौसम का मिजाज और कब तक यूं मौसम बिगड़ा रहेगा, इसके लिए सीधा रुख करते हैं राजधानी जयपुर की तरफ। हमारे साथ राकेश शर्मा जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। राकेश, कुछ ऐसी तस्वीरें, हम मरु प्रदेश जिसे पूरी दुनिया के अंदर रेगिस्तान का प्रदेश माना जाता है, आज उसकी कुछ ऐसी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि उन तस्वीरों को देखकर राकेश लग ही नहीं रहा कि राजस्थान है। बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। ऐसी उदयपुर की तस्वीरें दिखाई जहां पूरी कॉलोनी बर्फ से हटी हुई है, ओले गिर रहे हैं, बरसात हो रही है, ठंड बढ़ गई है। क्या कह रहा है राजधानी का मौसम, राकेश? बिल्कुल, देखिए आसिफ, राजधानी जयपुर में लगातार सुबह से मौसम जो बारिश है वो जारी है। चूंकि मौसम विभाग ने पहले अलर्ट जारी कर दिया था, 14 जिलों में येलो अलर्ट और 14 जिलों में जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी से ज्यादा बारिश अब राजधानी जयपुर में भी नजर आ रही है। प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश नजर आ रही है। हालांकि ये जो बारिश है इसको मावट कहते हैं और इसको रबी की फसल के लिए अमृत के समान माना जाता है। जबरदस्त उपज की इससे इसकी संभावना बनती है, लेकिन जिन इलाकों में ज्यादा ओलावृष्टि हुई है, ज्यादा बरसात हुई है, वहां निश्चित तौर पर किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वहां पर फसलों की बर्बाद होने की संभावना ज्यादा है। पिछले 4 महीने में किसानों के लिए ये चौथा संकट है। सबसे पहले जब बहुत ज्यादा बारिश हुई थी मानसून के जाते जाते, तब खड़ी फसलें बर्बाद हो गई थी। उसके बाद बिजली का संकट आया, तब किसानों को फसल के लिए पानी नहीं मिल पाया था बिजली नहीं मिलने से। और उसके बाद शीतलहर ने जो अधिकांश जो जिले हैं उनकी फसल को चौपट कर दिया था। और अब जो ये बारिश है, जो ओलावृष्टि हुई है, ये निश्चित तौर पर खेती के लिए और किसानों के लिए बेहद चिंता का विषय है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये जो दौर है 2 से 3 दिन चलेगा। चूंकि आज पहला दिन है और पहले दिन राजस्थान के अधिकांश जिलों में बहुत अच्छी बारिश की खबरें सामने आ रही हैं। जैसा उदयपुर से हमारे संवाददाता कपिल श्रीमाली ने जो तस्वीरें भेजी हैं वो निश्चित तौर पर चिंताजनक हैं, क्योंकि जिस तरह की ओलावृष्टि हुई है, कई इलाकों में 8 से 9 इंच मोटी परतें ओले की जो है बन गई हैं। तो ये जो है फसल की बर्बादी का कारण भी बन सकती हैं और
इससे नुकसान की आशंका ज्यादा है, क्योंकि कुछ समय पहले जब शीतलहर की चपेट से कुछ फसलें बच गई थी, तो अब जो सब्जियां हैं खासतौर पर उनके बर्बाद होने से सब्जियों का संकट मंडरा सकता है। जो खाद्यान्न, हमारे जो रबी की फसल के खाद्यान्न होते हैं वो सबसे अहम माने जाते हैं, जिसमें गेहूं और जौ की उपज सबसे ज्यादा होती है। राजस्थान देश भर में सरसों उत्पादन में एक नंबर पर है और इस बार 15 लाख हेक्टेयर ज्यादा जो है रबी की फसल की बुवाई हुई है। लेकिन जिस तरीके से मौसम करवट बदल रहा है वो किसानों के लिए अच्छी स्थिति नहीं है, राजस्थान की उपज के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। तो ये मौसम 2 से 3 दिन और जारी रहेगा और अगर इसी तरीके से जारी रहा तो निश्चित तौर पर ये राजस्थान सरकार के लिए, आम आदमी के लिए, किसानों के लिए चिंता का बड़ा कारण बन सकती है। बिल्कुल राकेश, जैसा कि मौसम की बात हम कर रहे हैं और कई जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर फसलें जो है लगभग चौपट हो चुकी हैं इस ओलावृष्टि की वजह से, इस बर्फ के गिरने की वजह से। अब सवाल यह है कि ये मौसम कब तक ऐसा बना रहेगा। अगर लगातार बना रहता है तो नुकसान होगा, लेकिन अगर एक आध दिन में संभलता है तो क्या जिस नुकसान की बात आप कर रहे हैं उस नुकसान से संभल सकते हैं हम? बिल्कुल, देखिए आसिफ, अगर मौसम 2 से 3 दिन तक ऐसा ही रहता है और पानी गिरता है तो जो हमारी प्रमुख खाद्यान्न फसलें गेहूं और जौ, जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनसे हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि गेहूं और जौ की फसल के लिए बारिश का पानी इस बार अमृत के समान साबित होगा, क्योंकि इससे जो दाने और उपज होगी वो मजबूत और दमदार और अच्छी गुणवत्ता वाली होगी और उससे उपज में 10 से 15% बढ़ने की संभावना है। लेकिन अगर ये ज्यादा पानी गिरता है तो ये नुकसान का कारण भी हो सकता है, खासतौर पर सरसों के लिए, मटर के लिए और जो ऐसी फसलें हैं जो फलीदार फसलें हैं, सब्जियां हैं, उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है, क्योंकि उनमें जो है जो दाना है वो काला पड़ सकता है, वो दाना मर सकता है, उसकी क्वालिटी गिर सकती है। तो ऐसे इलाकों में ऐसे किसानों को भारी नुकसान की आशंका भी इससे बनी हुई है। चूंकि कृषि विभाग जो लगातार शीतलहर के बाद इस पूरे मामले की मुख्यमंत्री ने खुद मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं कि जितनी भी शीतलहर के कारण जो फसलें बर्बाद हुई है उनकी गिरदावरी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। गिरदावरी रिपोर्ट अभी भी सरकार की जारी है। इस बीच में जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये जो मौसम में बदलाव आया है और ये जो बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हुई है, इससे जो प्रभाव होगा ये निश्चित तौर पर जो सरकारी आंकड़े उनको भी प्रभावित कर सकता है, जो फसल खड़ी हैं उनको भी अभी प्रभावित कर सकता है। अभी भी मौसम 3 से 4 दिन तक जारी रहेगा और इस दौरान बारिश की क्या स्थिति रहती है, कितना ये नुकसान पहुंचाती है या खेती को लाभ पहुंचाती है, अभी ये जो मौसम प्रकृति के ऊपर निर्भर करने वाला है। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का 24 दिसंबर 2022 को रद्द पेपर की आज एक बार फिर से परीक्षा है। पूर्व में पेपर लीक के मद्देनजर आरपीएससी ने एहतियात बरतते हुए सेंटर पर अभ्यर्थियों की एंट्री लेने का समय 30 मिनट की जगह 1 घंटे पहले निर्धारित किया है। बता दें कि आज सीनियर टीचर ग्रुप सी में विज्ञान विषय का पेपर होगा, तो वहीं ग्रुप डी में संस्कृत और गणित विषय का पेपर होगा। मसलन इस बार अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले सेंटर पर पहुंचना अनिवार्य होगा। आरपीएससी के टाइम टेबल के अनुसार परीक्षा 2 पारी में होगी। पहली पारी का समय सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 तक है और दूसरी पारी का दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक का निर्धारित किया गया है। वहीं सर्दी से बचाव के लिए अभ्यर्थियों को गर्म कपड़े और जूते पहनने की छूट रहेगी, लेकिन शॉल, मफलर, हेड स्कार्फ और स्टॉल पहनने की छूट नहीं होगी। तो आज सीनियर टीचर जिसका पेपर लीक हुआ था और जो पूरे देश के अंदर सुर्खियों में रहा था, आज उसी पेपर की फिर से परीक्षा आयोजित की जा रही है 2 पारियों में, एक सुबह और एक शाम को। और 1 घंटे पहले इन परीक्षार्थियों को पहुंचना होगा, क्योंकि जब भी परीक्षाएं होती हैं अक्सर हर परीक्षा सेंटर से इस तरह की शिकायत सामने आती है कि परीक्षा सेंटर पर समय पर नहीं पहुंचने की वजह से अभ्यर्थी को एंट्री नहीं दी गई। तो ये नियम इस बार भी है। ये नियम इसलिए भी बनाया गया है आरपीएससी की तरफ से कि अगर छात्र या अभ्यर्थी पहले पहुंचता है तो तमाम औपचारिकताएं पूरी करके उसे एग्जाम सेंटर तक वो जा सकता है, लेकिन अगर अंतिम समय तक पहुंचता है तो वो जरूरी जांचें जो होती हैं वो जरूरी जांच होने के अंदर विलंब हो सकता है। इसलिए 1 घंटे का समय दिया गया है। 2 पारियों में ये परीक्षा है। हालांकि सर्दियों का मौसम है, सर्दी ज्यादा है, इसलिए गर्म कपड़े पहनने की छूट है, लेकिन अतिरिक्त कुछ भी पहनकर नहीं जाया जा सकता।
और 24 दिसंबर को पेपर लीक होने के कारण स्थगित की गई सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के सामान्य ज्ञान का पेपर आज दोबारा हो रहा है। झुंझुनू जिले के मुरारका कॉलेज में परीक्षा को लेकर सख्ती बरती जा रही है। अभ्यर्थियों के ओरिजिनल आधार कार्ड दिखाने पर ही प्रवेश दिया गया। जिले के 56 परीक्षा केंद्रों पर 2 पारियों में परीक्षा होगी। विद्यालय में आरपीएससी सेकंड ग्रेड का परीक्षा केंद्र बनाया गया है। हमें 696 परीक्षार्थी अलॉट किए गए हैं। परीक्षार्थियों की तलाशी लेकर के उनको प्रवेश दिया जा रहा है। धन्यवाद। प्रवेश का परीक्षा से 1 घंटे पूर्व तक प्रवेश दिया जाएगा। तो आरपीएससी की पेपर लीक भर्ती परीक्षा, एक बार जिसका पेपर लीक हुआ था वो परीक्षा एक बार फिर से आयोजित की जा रही है। तस्वीरें झुंझुनू की है, मुरारका कॉलेज की, जहां पर परीक्षा सेंटर आया है। अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा के परिवार को अब डर सता रहा है। जी हां, ये हम नहीं बल्कि खुद मंत्री गुड़ा बोल रहे हैं। दरअसल राजेंद्र सिंह गुड़ा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो फिर पायलट के पक्ष में खुलकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। मंत्री गुड़ा के मुताबिक सचिन पायलट केवल गुर्जरों के नहीं बल्कि 36 कौम के नेता हैं, लेकिन उनके साथ अन्याय हो रहा है। गुड़ा ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर उनके साथ हुए अन्याय का समय पर निस्तारण नहीं हुआ तो ये जनता छप्पर फाड़ कर देना जानती है, तो झाड़ू मारकर लेना भी जानती है। उदयपुर विधानसभा क्षेत्र में देवनारायण जयंती पर हुए कार्यक्रम के दौरान मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने एक साथ कई निशाने साधे। पायलट साहब के साथ जो अन्याय हुआ, लाखों की तादाद में जनता ने जगह जगह इकट्ठे होकर संदेश दे दिया, लाखों की तादाद में, और उसका भी समय पर यदि निस्तारण नहीं हुआ तो ये जनता है, देती है तो छप्पर फाड़ के और ले जाती है तो झाड़ू मार के। आज गुर्जर समाज की बात नहीं है, पायलट साहब के साथ 36 कौम के लोग हैं, लेकिन पायलट साहब के प्रति दीवानगी देख के आज देवनारायण भगवान की जयंती की छुट्टी हुई, प्रधानमंत्री आ रहे, राष्ट्रपति आ रहे। क्यों? जिस तरीके से अभिमन्यु को 8 महारथियों ने एक चक्रियों में घेर के अकेले बच्चे को, 14-15 साल के बच्चे को मारा था। पायलट साहब के भी लगभग मिलता जुलता ऐसा ही हो रहा है, लेकिन वो अभिमन्यु चक्रियों में घुसना जानता था, निकलना नहीं जानता था। ये अभिमन्यु चक्रियों को तोड़ना भी जानता है। और ये खबर जयपुर से, सिंधी कैंप इलाके में रेस्टोरेंट में तोड़फोड़। थाली हाउस में बदमाशों ने तोड़फोड़ की, लाठी डंडे लेकर रेस्टोरेंट में घुसे थे। करीब 6-7 युवकों ने तोड़फोड़ की। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। मैनेजर का सिर फोड़कर बदमाश भाग गए। सिंधी कैंप इलाके की घटना है। फिलहाल आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो राजधानी जयपुर में जहां पर सबसे ज्यादा पुलिस की मुस्तैदी रहती है, ये वहां की तस्वीरें। और जगह भी ऐसी सिंधी कैंप, जहां पर सबसे ज्यादा भीड़भाड़, सबसे ज्यादा आवाजाही। सिंधी कैंप बस स्टैंड वहीं पर है, जो प्रदेश का सबसे बड़ा बस स्टॉप है। वहां पर 6-7 बदमाश एक रेस्टोरेंट में घुसते हैं, लाठी डंडों से मारपीट करते हैं, रेस्टोरेंट के मालिक का सर फोड़ते हैं, आसानी से भाग जाते हैं। ये तस्वीरें, ये सीसीटीवी फुटेज राजधानी जयपुर की तस्वीर। अंदाजा लगाया जा सकता है कि छोटे कस्बे या छोटे जिलों या छोटे शहरों का क्या हाल होगा। ये उस जगह की तस्वीर है जहां पर पुलिस कमिश्नरेट है, ये उस जगह की तस्वीर है जहां पुलिस हेडक्वार्टर है, ये उस जगह की तस्वीर है जहां पर बटालियन के लिए कैंप बने हुए हैं। ये वहां पर ऐसी गुंडागर्दी। विष्णु हमारे साथ जुड़ गया। विष्णु, राजधानी की ऐसी तस्वीरें जो है कहीं ना कहीं आम आदमी के मन में डर पैदा करती है। अगर राजधानी से ऐसी तस्वीरें आ रही है तो पूरे प्रदेश में क्या हाल होगा? जयपुर में 2 तस्वीरें सामने आई, जिसमें पहली तस्वीर सिंधी कैंप इलाके में, जहां पर थाली हाउस एक रेस्टोरेंट है और वहीं पर यानी सिंधी कैंप थाने से करीब 500 मीटर भी इसकी दूरी नहीं है। और वहीं पर बदमाशों ने, वहां पर लाठी डंडों से लैस बदमाशों ने वहां कल दिन दहाड़े जो है वहां पे तोड़फोड़ की, और तोड़फोड़ का फुटेज जो है वो सामने है।
जो संचालक उनका कहना है कि आपसी विवाद में किसी बात को लेकर के ये फायरिंग, ये जो है तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया था, लेकिन बदमाशों को बिल्कुल भी खौफ नहीं था कि पुलिस थाना ही नजदीक है, इसके बावजूद बदमाश वहां पर पहुंचते और उसके बाद तोड़फोड़ करके वहां पे भाग निकलते हैं। और इस पूरी घटना में रेस्टोरेंट का संचालक जो मैनेजर है, जो माथुर, वो भी इसमें उसके सिर फूटने से उसकी गंभीर चोट इस में आई है और अब पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। जी विष्णु, शिनाख्त हो पाई क्या इस रेस्टोरेंट के मालिक ने नामजद जो है वो रिपोर्ट दर्ज करवाई है? इन लोगों के बारे में पता चल पाया? देखिए, रेस्टोरेंट के संचालक से हमारी बात हुई थी, उनका कहना है कि ये लड़के कौन है इसके बारे में मालूम चल नहीं सका। हालांकि पहले अंदाजा यही लगाया जा रहा था कि कोई हॉस्टल के रहने वाले ये लड़के हो सकते हैं, लेकिन उनका कहना है कि अब जो है पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी, क्योंकि फुटेज में उनके चेहरे भी सामने है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फुटेज में चेहरे सामने थे, थाना नजदीक था, दिन के वक्त की घटना है, उसके बावजूद बदमाश यहाँ पर रुके नहीं और वे दिन दहाड़े वहां पहुंचते हैं, उसके बाद वहां जम के तोड़फोड़ करते हैं, मैनेजर का सिर फोड़ते हैं, वहां से भाग निकलते हैं। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन पूरा मामला किसी न किसी आपसी विवाद को जोड़ करके देखा जा रहा है। जी विष्णु, आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं फिर से लौट रहा हूं आपके पास में, क्योंकि अगली खबर भी राजधानी से है। जयपुर में जवाहर सर्किल इलाके में फायरिंग हुई। जी क्लब के बाहर देर रात ये फायरिंग हुई। एफबी पर सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई। ऋतिक बॉक्सर के नाम से अपडेट हुई। फेसबुक पोस्ट, लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ है ऋतिक बॉक्सर। ऋतिक ने साथी अनमोल के साथ मिलकर मामले की जिम्मेदारी ली है। हालांकि न्यूज 18 इस पोस्ट की जिम्मेदारी नहीं लेता। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। विष्णु हमारे साथ बने हुए। विष्णु, क्या था ये पूरा मामला? देखिए, राजधानी जयपुर के जवाहर सर्किल इलाके में कल देर रात करीब 1:30 बजे एक ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आया है और जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर जी क्लब के बाहर ही फायरिंग हुई थी, जिसमें करीब 17 राउंड फायरिंग होने की सूचना अभी तक सामने आ रही है। और उसके बाद एक सोशल मीडिया यानी फेसबुक पर एक पोस्ट भी सामने आया, जिसकी जिम्मेदारी ऋतिक बॉक्सर नाम के बदमाश ने ली है। और ऋतिक बॉक्सर ने अपने साथी अनमोल विश्नोई के साथ मिलकर के इस फायरिंग को अंजाम देने की बात कही है। हालांकि हम इसकी पोस्ट की जिम्मेदारी ले नहीं रहे, लेकिन पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बताया जाए कि देर रात करीब कुछ गाड़ियों में बदमाश जी क्लब के बाहर पहुंचे और वहां पे 15 से 17 राउंड फायरिंग की और उसके बाद वहां से भाग निकले। और पुलिस जब तक मौके पर पहुंची, उसके बाद में जो फुटेज जो है वो अभी जुटाए जा रहे हैं। लेकिन मैं बताऊं कि जिस ऋतिक बॉक्सर का नाम अब इस पूरे मामले में सामने आ रहा है, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। और पिछले दिनों हनुमानगढ़ इलाके में, हनुमानगढ़ जिले में भी, शहर में भी एक जो कारोबारी के यहाँ फायरिंग की घटना सामने आई थी और बड़ी रंगदारी जो उसमें वसूली गई थी, उस 2 करोड़ की वसूली मांगी गई थी, उसमें ऋतिक बॉक्सर का नाम सामने आया था। लेकिन उसकी गिरफ्तारी अभी तक ऋतिक बॉक्सर की हो नहीं सकी है। लेकिन ऋतिक बॉक्सर के जो गैंग के जो बदमाश थे, उनको हनुमानगढ़ थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन अब उस पूरे मामले के बाद जयपुर में ऋतिक बॉक्सर का नाम सामने है, जिसने जी क्लब के बाहर ये फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है। जी विष्णु, क्लब की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज करवाई गई है? कोई सीसीटीवी फुटेज मिला है पुलिस को? देखिए, बिल्कुल क्लब की ओर से बजाज नगर थाने में जवाहर सर्किल थाने इलाके में एक मुकदमा जो है वो दर्ज करवाया गया है। लेकिन इसीलिए पुलिस की टीमें देर रात को मौके पर। जी विष्णु, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और जयपुर के बस्सी से एक खबर है। विधायक के काफिले की बस से टक्कर, एस्कॉर्ट कर रही थी पुलिस की कार बस से टकरा गई। हादसे में गाड़ी में सवार पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। आगे चल रही बस के ब्रेक लगाने से हादसा हुआ। जयपुर से नदबई जा रहे थे विधायक अवाना। कानोता थाना इलाके के बगराना के पास की यह घटना है। तो विधायक की एस्कॉर्ट गाड़ी बस से टकरा गई। भरतपुर में सुखोई 30 के क्रैश होने का मामला। दूसरे दिन भी मौके पर वायुसेना और आर्मी के जवान हैं। ग्रामीणों की सहायता से मलबे को इकट्ठा किया जा रहा है। मलबे को एक जगह पर इकट्ठा किया जा रहा है। टेंट लगाकर रुके हुए हैं वायुसेना के जवान। वायुसेना की तरफ से लगातार ऑपरेशन जारी है। ब्लैक बॉक्स को ढूंढने की कवायद, क्योंकि अब तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिला है। ये वो जगह है जहां पर वो प्लेन ने क्रैश किया था और अब कल से वायुसेना के जवान यहां पर इकट्ठा हैं। यहीं पर उन्होंने अपना कैंप लगाया है। दीपक भरतपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, कितने इलाके को छाना गया है? क्योंकि
ब्लैक बॉक्स कल से नहीं मिला है और कैसा ये इलाका है जहां पर आपको लग रहा है कि ब्लैक बॉक्स छिप सकता है? देखिए आसिफ, मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं जहां पर जो सुखोई 30 जो विमान था वो क्रैश हुआ था और जब भी से जो वायुसेना के जो अधिकारी हैं और वायुसेना के जो जवान हैं यहां पर जो है ऑपरेशन उनका जो है जारी है और ब्लैक बॉक्स को ढूंढने की जो कवायद है वो की जा रही है। हालांकि ये पूरा जो इलाका है ये जो है जंगल सा है, लेकिन इसके पास में ही आबादी वाला इलाका है। यहाँ पर आसपास के जो लोग हैं उनकी मदद से जो मलबा है उसको एकत्रित किया जा रहा है। करीब 500 मीटर के दायरे में ये जो विमान का जो मलबा था वो फैला हुआ था, अब उसको एकत्रित किया जा रहा है। और सबसे बड़ी जो यानी कि कोई भी विमान हादसा होता है तो उसके बाद सबसे जो बड़ा जो हादसे की वजह का जो कारण उससे जाना जाता है वो होता है ब्लैक बॉक्स। उसको अब ढूंढने की कवायद यहाँ पर जो है वो की जा रही है। कल से ही वायुसेना के जो जवान है यहाँ पर जो अधिकारी है वो लगातार ब्लैक बॉक्स को ढूंढने की जो कवायद है वो कर रहे हैं और जो इलाका है उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। सिविलियन है और भी कोई अनपर्सन है उसको अंदर जाने की जो इजाजत है वो नहीं दी जा रही है। सिर्फ सेना के जवान और वायुसेना के जो जवान है वो अंदर, अब उनका जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। तस्वीरें आप देखिए, मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं जहां की तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर जो है दूसरे दिन भी दिखाई जा रही है कि किस तरह से जो यहाँ पर ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है और यहाँ पर जो है पूरे मलबे को एकत्रित किया जा रहा है और ब्लैक बॉक्स को ढूंढने की जो कवायद है वो की जा रही है। जब विमान जब एक साथ ये यहाँ पर क्रैश हुआ तो उस दौरान जो गड्ढा हो गया था उसको भी जो मिट्टी है उसको धीरे धीरे हटाया जा रहा है और जो ब्लैक बॉक्स है उसको ढूंढने की जो कवायद है वो की जा रही है। लगातार वायुसेना के जो जवान है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये वही जगह है जहां पर जो विमान था वो क्रैश हुआ था। ग्रामीण जो है वो दूर दूर जो मलबे के जो टुकड़े पड़े हुए हैं उनको लेकर के यहाँ पर पहुंच रहे हैं और एक जगह इन सभी को जो है रखा जा रहा है। यहाँ पर जो है अभी लगातार जो संख्या है वायुसेना के जवानों की वो बढ़ती जा रही है। कल शाम को ही यहाँ पर जो है वायुसेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया था और अब यहाँ पर जो है आप देखिए टेंट लगा करके यहाँ पर जो है ये रात को रुके थे और अब यहाँ पर जो है ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कल से ही ये ऑपरेशन जो है चल रहा है और पूरी जो जानकारी है हमने कल भी दर्शकों को दिखाई थी और आज भी लगातार यहाँ पर जो है दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर जो ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इनकी जो प्राथमिकता है वो यही है कि किस तरह से जो है ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाए ताकि जो विमान हादसा हुआ उसके कारणों का जो है पता चल सके। क्योंकि जब कोई भी हादसा होता है विमान हादसा तो उसके बाद जो सबसे अहम होता है पायलट मिले इस प्लेन के, यहाँ पर ढूंढने की जो कवायद है वो लगातार की जा रही है। और सबसे बड़ी देखिए बिल्कुल जब ये जब ग्वालियर एयरवेज से इन दोनों विमानों ने उड़ान भरी थी और ये बताया जा रहा है कि मुरैना के पास में जो मिराज 20,000 था और ये सुखोई 30 था, दोनों आपस में टकराए तो मिराज जो था वो वहीं मुरैना का एक पहाड़गंज इलाका है वहां पर जो है क्रैश हो गया और उसके बाद ये जो था इसके दोनों जो पायलट थे वो वहीं पर इंजेक्ट हो गए और उसके बाद ये जो आग का गोला बन करके एक तरफ से वहीं से आया और यहाँ पर आकर के ये जो है क्रैश हो गया और उसके बाद यहाँ पर लेकिन सबसे बड़ा जो सुखद खबर इसमें ये रही कि सामने देखिए आप 50 मीटर की दूर पर ही आबादी है, लेकिन आबादी से ठीक पहले ये क्रैश हुआ। अगर थोड़ा सा वक्त और रहता तो शायद यहाँ पर एक बड़ी हानि जो है वो देखने को मिल सकती थी, लेकिन ये बड़ी सुखद खबर है कि ये आबादी से पहले यहाँ पर जो है। और सबसे बड़ी जानकारी एक और मिल रही है आसिफ की, यहाँ पर जो है वायुसेना के जो उच्च अधिकारी हैं उनके भी पहुंचने की जो सूचना है वो मिल रही है। वो हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पर पहुंचेंगे और इन पूरे हालातों की जानकारी लेंगे। ये अभी प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी है वो मिल रही है। जैसे यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे हमने बात की, पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि वायुसेना के जो अधिकारी हैं इलाहाबाद से वो यहाँ पर पहुंचने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद इन पूरे इलाके का जो है वो निरीक्षण करेंगे किस तरह से ये जो है यहाँ पर जो है ये प्लेन क्रैश हुआ। और सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो वायुसेना की वो ब्लैक बॉक्स को ढूंढने की और लगातार वो प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ब्लैक बॉक्स का कोई पता नहीं लगा है। कल ड्रोन से भी जो है आसपास के इलाकों में सर्च किया गया था, लेकिन उस वक्त भी कोई पता नहीं लगा था और अब लगातार इनके द्वारा जो है प्रयास किया जा रहा है। मलबा जो है आसपास पड़ा हुआ था उसको एक जगह एकत्रित किया जा रहा है। गांव वालों की सबसे बड़ी जो भूमिका है इसमें रही थी और कल भी जब सबसे पहले ग्रामीणों ने सूचना दी थी प्रशासन को, आग को बुझाने की कोशिश की थी और अब भी लगातार वो वायुसेना के साथ जो है ऑपरेशन में जुटे हुए और जो मलबा है उसको एकत्रित करा रहे हैं। जी दीपक, चूंकि ड्रोन की मदद ली जा चुकी है, वायुसेना के जवान वहां पर कैंप लगाकर खुद जो है वो तलाशी अभियान चला रहे हैं कि किसी तरीके से ब्लैक बॉक्स मिल जाए और ब्लैक बॉक्स का जो साइज होता है दीपक वो ठीक ठाक होता है, आसानी से नजर आ जाता है। तो क्या इसके लिए लोकल ग्रामीण लोगों की मदद ली जा रही है? आसपास के खेतों के अंदर बताया जा रहा है कि आप अपने खेतों पर नजर रखें, कहीं पर अगर गिरा हो टूटकर, तो क्या गांव वालों की मदद ली जा रही है इसमें?
देखिए बिल्कुल ग्रामीणों की मदद जो है वो ली जा रही है और कल से ही ग्रामीण जो है वो वायुसेना की मदद कर रहे हैं। और वायुसेना के जो यहाँ पर जवान है उन्होंने ग्रामीण को कहा है कि अगर कहीं भी इस तरह की जो चीज है वो नजर आती है तो उसको तुरंत बताएं। तो कहीं भी किसी भी तरह का अगर ब्लैक टुकड़ा मिलता है तो ग्रामीण सबसे पहले वायुसेना के जवानों को बताते हैं और उसको वहां पर जाकर के देखा जाता है कि ये कहीं ब्लैक बॉक्स तो नहीं है। लेकिन अभी तक ब्लैक बॉक्स का कोई पता नहीं लगा है। जिस जगह पर प्लेन क्रैश हुआ था वहां पर जो खड्डा हुआ था उस मिट्टी को फावड़े और जो असली उनसे धीरे धीरे हटा करके देखा जा रहा है कि शायद वो कहीं मिट्टी में तो दबा नहीं है। लगातार जो ग्रामीण है वो वायुसेना के जवानों के साथ यहाँ पर डटे हुए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो पूरा ऑपरेशन है वो किया जा रहा है और देर शाम से ही वायुसेना के जो जवान है यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और अभी बताया जा रहा है कि और काफी वक्त लग सकता है क्योंकि अभी तक ब्लैक बॉक्स का कोई पता नहीं लगा है। पूरी जगह यहाँ पर जो है छानी जा रही है। आसपास का जो इलाका है उसमें जो है ये जो वायुसेना के जवान है वो सर्च कर रहे हैं और पूरे इलाके को सील किया गया है। अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है क्योंकि इसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो मिट्टी में दब सकते हैं, इसलिए पैरों के नीचे कहीं ऐसा ना जाए, इसलिए सबको जो है बाहर किया गया है। सिर्फ वायुसेना के जो अंदर जवान है, सिविल डिफेंस की टीम थी उसको भी बाहर कर दिया गया है। वायुसेना के जवान जो की टेक्निकल टीम है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और उनके द्वारा लगातार जो सर्च है वो किया जा रहा है। और इनका कल जब शाम को ड्रोन से सर्वे किया गया था तो आसपास के जो सरसों के खेत थे उनमें भी देखा गया था कि कहीं कोई पार्ट्स जो है वो कहीं दूर जाके तो नहीं पड़ा क्योंकि 500 मीटर के दायरे से ज्यादा में ये पूरा मलबा जो है वो फैला हुआ था। और उसके बाद जब वायुसेना के जवान यहाँ पहुंचे तो उनके द्वारा जो मलबा था उसको यहाँ पर ला करके एकत्रित किया गया। एक जगह अब इसको यहाँ पर रखा जा रहा है और उसके बाद इस पूरे मलबे को बताया जा रहा है कि ग्वालियर एयरवेस ले जाया जाएगा और वहां पर इसकी पूरी बारीकी से जो है जांच की जाएगी। एक एक टुकड़ा जो है इसकी गहनता से जो है जांच की जाएगी क्योंकि एक बड़ा हादसा है ये आसिफ और इस हादसे की जो है पूरी जानकारी जुटाई जाएगी कि आखिर इस हादसे की वजह क्या थी। सबसे पहली प्राथमिकता है एयरफोर्स की कि इस हादसे की वजह क्या थी। उसके लिए जो है सबसे पहले ढूंढना है ब्लैक बॉक्स को और ब्लैक बॉक्स को ढूंढने की लगातार जो कवायद है वो की जा रही है लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगा है। लगातार वायुसेना के जवान जो है सेना आर्मी के जो जवान जो है वो लगातार सर्च कर रहे हैं कि कहीं अगर ब्लैक बॉक्स मिलता है तो उसके बाद जो है एयरफोर्स के जो उच्च अधिकारियों को सूचना दी जाएगी। लेकिन अभी तक कोई पता नहीं लगा है और जो मिट्टी है, झाड़ियां हैं, सभी जगह बारीकी से जो है देखा जा रहा है। और अब देखना ये होगा आसिफ कि इस ब्लैक बॉक्स को ढूंढने में और कितना वक्त लगता है क्योंकि वायुसेना के जो जवान है लगातार सर्च कर रहे हैं। यहाँ पर डेरा डालू है, तम्बू उन्होंने लगा लिए हैं, रात को ही जो है टेंट लगा करके वो यहाँ पर रुके थे और अभी और कितना वक्त लगेगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन लगातार गहनता से यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है और एक एक जो विमान क्रैश हुआ था उसके एक एक टुकड़े को जो है एकत्रित करके एक जगह पर रखा जा रहा है और उसके बाद बताया जा रहा है कि इसको ग्वालियर एयरवेस ले जाया जाएगा और पूरे मामले की जो है जांच की जाएगी। जी दीपक, आपने बताया कि पूरे इलाके को जो एयरफोर्स ने सील कर रखा है यानी कि वो अपने स्तर पर जांच कर रही है। क्या स्थानीय प्रशासन मौजूद है? स्थानीय प्रशासन की मदद ली जा रही है? देखिए कल जब ये हादसा हुआ तो उसके बाद ये जो पूरा इलाका था उसको पुलिस ने कवर किया था और देर शाम तक पुलिस के जवान यहाँ पर डटे हुए थे। लेकिन अब पुलिस के जो जवान हैं वो कम नजर आ रहे हैं। वायुसेना के जो खुद के जवान हैं उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है और जो पुलिस के जवान हैं उनको भेज दिया गया है। कुछ जो बटा टुकड़ी है वो ही रखी है यानी कि 10-20 जो जवान है पुलिस के वो ही यहाँ पर टिके हुए हैं। बाकी की वायुसेना का जो पूरे जवान है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। आसपास में सबसे ज्यादा जो जवान है वो वायुसेना के यहाँ पर नजर आएंगे। पुलिस जो है उसको हटा दिया गया है। कुछ पुलिसकर्मी ही यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जो है रखे गए हैं क्योंकि ग्रामीण इलाका है, भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है यहाँ पर, तो भीड़ को हटाने के लिए पुलिसकर्मियों को रखा गया। लेकिन जो सर्च ऑपरेशन है उसमें सिर्फ वायुसेना के जो जवान है वो सर्च कर रहे हैं। अंदर पुलिसकर्मियों को भी जाने की जो इजाजत है वो नहीं दी जा रही है। वायुसेना के जवान जो है वो अंदर पूरा सर्च ऑपरेशन उनका लगातार चल रहा है और एक एक चीज को जो है दूर दूर से ढूंढ करके जो है लाया जा रहा है और एक जगह पर एकत्रित किया जा रहा है और उसके बाद पूरी जो जांच है वो की जा रही है कि आखिर इसके जो टुकड़े हैं वो कहां पे, क्योंकि जब ये प्लेन यहाँ पर क्रैश हुआ था आसिफ तो इसके जो टुकड़े थे काफी दूर 500 मीटर दूर तक जाकर के गिरे थे और उसके बाद वहां से उनको लाया गया। और नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे क्या कुछ वहां पर जो है वो इस समय चल रहा है, ब्लैक बॉक्स मिला या नहीं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।